हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में बात की थी। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें कि एक मदर सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करती है। इसमें बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होती हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होती हैं। ये डिवीजन किसी भी प्रकार की सेल्स में हो सकता है, हैप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है। आज इस वीडियो में जिस तरीके के डिवीजन की हम लोग बात करने वाले हैं उसको मियोसिस कहते हैं और ये डिवीजन सिर्फ और सिर्फ जेनरेटिव सेल्स में होता है। यानी ये ऐसी सेल्स में होता है जो कि डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद गैमीट की फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रकार के डिवीजन में एक डिप्लॉइड सेल दो बार डिवाइड होकर के चार हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करती है। मियोसिस की प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। शुरुआत करेंगे इंटरफेस के साथ। सेल डिवीजन की वो स्टेज जो कि दो सक्सेसिव यंग फेज के बीच में आती है उसको इंटरफेस का नाम दिया जाता है। और ये इंटरफेस सेल डिवीजन में सबसे लंबी फेज होती है। ये वो स्टेज होती है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए। उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो कि सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। इस फेज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, G1 S G2। G1 फेज इंटरफेस की सबसे लंबी स्टेज होती है, सबसे ज्यादा टाइम G1 फेज लेती है। इस फेज में ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हो जाता है, साइटोप्लाज्म अमाउंट में डबल हो जाता है, उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है जो कि आगे चल करके एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन करेंगे। कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन नहीं हो पाता, वो एस फेज में होता है। एस फेज में जाकर के सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। यहां पे देख सकते हैं कि सेंट्रियोल डिवाइड हो रही हैं और यहां पे एक मदर सेंट्रियोल है ये और ये डॉटर सेंट्रियोल है। G2 फेज, गैप 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज। इस फेज में भी प्रोटीन्स का सिंथेसिस होती है, लेकिन उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन के लिए जरूरी होती है, जैसे कि स्पिंडल फाइबर को बनाने वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन या वो प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रखती हैं, जोड़ करके रखती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रखती हैं, जोड़ करके रखती हैं, जैसे कि कोहेसिन। नेक्स्ट स्टेज आएगी कैरियोकाइनेसिस की। प्रोसेस फर्स्ट की पहली स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट, काफी लंबी होती है और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक दिखाई पड़ते हैं, धागे जैसे दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड का डिवीजन एस फेज में हो जाता है, लेकिन यहां पे क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, जिससे कि क्रोमोसोम धागे के जैसे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है। क्रोमोसोम्स आकर के क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं और पेयर बनाते हैं। एक पेयर में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और पेयरिंग के बाद एक टेट्राड या बाइवैलेंट की फॉर्मेशन यहां पे दिखाई देती है। क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसी की वजह से ये पेयरिंग पॉसिबल होती है, क्रोमोसोम्स आकर के जोड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं कुछ जगहों पर। जिन जगहों पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ओवरलैप करती हैं उनको कियाज्मेटा कहते हैं, उन जगहों को कियाज्मेटा बोलते हैं, लेकिन कियाज्मेटा पैकेटिन स्टेज में नहीं दिखाई देगा।
क्योंकि ये क्रोमोसोम बहुत ही पास पास होते हैं और इसीलिए ये आगे आने वाली स्टेजेस में दिखाई पड़ता है। इन्हीं जगहों पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये क्रोमेटिड्स, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे का सेगमेंट बदल लेती हैं, अपना सेगमेंट चेंज कर लेती हैं, जिससे कि जेनेटिक वेरिएशन होता है। एक और चीज जो इस स्टेज में देखने को मिलेगी वो है डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसे देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस डॉटेड फॉर्म में दिखाया गया, यानी ये अभी खत्म हो रहा है लेकिन अभी खत्म हुआ नहीं है। नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन स्टेज है। इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगती है। दूसरा चेंज जो देखने को मिलेगा वो न्यूक्लियोलस का बहुत कम पोर्शन इस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में दिखाई पड़ता है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर आ जाते हैं और इसके साथ ही साथ क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस हो जाता है। जिन जगहों पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी यानी कि कियास्मेटा, उसको छोड़ करके बाकी क्रोमोसोम दूर दूर जाने लगता है, क्योंकि इनके बीच में एक प्रोटीन होती है कोहिसिन, वो यहां पर आकर के खत्म हो जाती है। केवल क्रोमोसोम उन जगहों से जुड़े होते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। नेक्स्ट है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो चुकी होती है, न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है और स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है। क्रोमोसोम्स मिडिल प्लेट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ जोड़े में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स और दूर हो जाते हैं। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो कि प्रोफेज में पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ जाते हैं और इस टाइम पर वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स का पेयर तो अलग हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगती है, न्यूक्लियोलस दिखने लगती है और साथ ही साथ अगर ये एनिमल सेल है तो हर एक पोल पर एक सेंट्रोसोम भी दिखता है। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। अगर वो एनिमल सेल है, डिवीजन फरो फॉर्मेशन से होगा। पोल पर पहुंचने के बाद क्रोमोसोम्स में डीकंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स खुल जाते हैं और खुलने के बाद एक लूज नेटवर्क बनाते हैं। तो साइटोकाइनेसिस के बाद या टीलोफेज के बाद की स्टेज, आखिरी टीलोफेज में कुछ इस तरीके का स्टेज, कुछ इस तरीके से सेल दिखाई पड़ेगी। अगला डिवीजन टीलोफेज 1 के बाद मियोसिस सेकेंड है, यानी ये सेल अब दोबारा से डिवाइड होगी। मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर के 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई या 2 हैप्लॉइड सेल बनाती है। मियोसिस सेकेंड में यानी कि मियोसिस के सेकेंड डिवीजन में इसी सेल में या इन्हीं न्यूक्लियाई में फिर से डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इस तरीके के डिवीजन से बनने वाली चारों न्यूक्लियाई डिसिमिलर होती हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल पहले ही क्रॉसिंग ओवर की वजह से बदल चुका होता है, उसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। अब देखते हैं मियोसिस सेकेंड में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मियोसिस सेकेंड बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन की तरीके से है और माइटोटिक डिवीजन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो एक क्विक रिवीजन करेंगे। मियोसिस सेकंड में पहली स्टेज है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में अगर ये एनिमल सेल है तो दो सेंट्रोसोम्स दिखेंगे जैसा कि यहां पे दिख रहे हैं। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियाई दिखेगी, न्यूक्लियोलस दिखेगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, जबकि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स मिडिल प्लेट की ओर बढ़ने लगते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल बन जाता है। नेक्स्ट आती है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स मिडिल प्लेट की ओर आ जाते हैं, ये मिडिल प्लेट की ओर आ गए और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। इसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज का मतलब होता है, एना मींस अपोजिट। इसी टाइम पर सेंट्रोमियर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर एनाफेज में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम्स अपोजिट पार्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर बढ़ने लगती हैं, जैसे कि यहां पे दिखाया गया है। इसके बाद टीलोफेज में यही क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाती है और इस तरीके से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनती हैं। लेकिन माइटोसिस की तरीके से ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक जैसी नहीं होती हैं, ये चारों न्यूक्लियाई जेनेटिकली अलग अलग होती हैं। अब इसके आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। हर एक स्पीसीज में, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निश्चित रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये सारे ह्यूमन रेस में 46 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, यानी कि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इसी तरीके से ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और ओवा जब फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जिसमें कि इन दोनों क्रोमोसोम्स की पेयरिंग से दोबारा से 46 क्रोमोसोम नंबर एस्टैब्लिश हो जाएगा, दोबारा से 46 क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाएंगे। तो मियोसिस का काम है किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम्स का नंबर निश्चित रखना, क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व रखना। इसका दूसरा काम, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होने से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, नए कैरेक्टर्स पैदा होते हैं। तो इस तरीके का डिवीजन या मियोसिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जरिए ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन लाता है और ये वेरिएशन उनको एनवायरनमेंट में एडेप्ट होने की पावर देता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर।